बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज़ ख़ान यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, जिस तरह आपके इल्म में है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत हो चुकी है। मैं अपने व्लॉग में इस बात को ज़ेर ग़ौर लाऊँगा कि उसके यानी आयतुल्लाह ख़amenei का जानशीन कौन होगा और मुस्तक़बिल में ईरान का नक्शा किस तरह दिखाई दे रहा है। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आयतुल्लाह ख़amenei अप्रैल 1939 को मशहद सिटी में पैदा हो गए। इब्तदाई तालीम भी मशहद से ही हासिल की और उसके बाद वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यानी इनकलाबी सरगर्मियों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वो इमाम khomeini के नज़दीकी साथियों में शुमार होने लगे। 1981 में आयतुल्लाह ख़amenei पर एक कातिलाना हमला होता है, जिसके नतीजे में वो अगरचे महफूज होते हैं, लेकिन उसका एक हाथ मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाता है। ये साल बहुत सख्त है ईरान की तारीख़ में, क्योंकि 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक़ का जंग भी जारी था, जिसके नतीजे में दोनों साइड्स को बड़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि 1989 में जब इमाम khomeini की वफ़ात होती है, तो उसके बाद आयतुल्लाह ख़amenei बतौर सुप्रीम लीडर ईरान सामने आते हैं और इसके बाद वो ईरान का नज़्म व नस्क़ संभाल लेते हैं। यकीनन वो इंतहाई इंटेलिजेंट काबिल आदमी थे और उन्होंने 1989 के बाद कोई भी बाहर मुल्की दौरा नहीं किया था और उन्होंने कई मतलब उनकी हुकूमत को तोड़ने के लिए मुतअद्दिद बार एहतजाजें भी हो गई। मतलब 2009 में जो एहतजाज ग्रीन मूवमेंट उसको कहते हैं, आयतुल्लाह ख़amenei ने उसको भी सर्वाइव किया। 2022 में जो ख़ातून की कत्ल हो गई, उसके बाद जो मुज़ाहरे फूटे थे उसको भी सर्वाइव किया। और गुज़िश्ता माह यानी ईरान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जब महंगाई और दीगर मामलात के खिलाफ जब लोग बाहर निकले थे, तो उस क्राइसिस को भी इमाम ख़amenei ने सर्वाइव किया। यानी आयतुल्लाह ख़amenei अपनी काबिलियत और अपनी यानी स्टेटमेंटशिप के ज़रिए उन्होंने हर किस्म के हालात पर काबू पा लिया। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला इसराइल और अमेरिका था। इसराइल अब भी चाह रहा है कि ईरान की रिजीम यानी आयतुल्लाह ख़amenei की जो हुकूमत थी, इसका मुकम्मल खात्मा हो और ईरान बिल्कुल एटमी सलाहियत हासिल ही ना कर सके। ये दो बड़ी चैलेंजेस इसराइल को भी थी और ईरान को भी थी। लेकिन कल यानी 1 मार्च को आयतुल्लाह ख़amenei एक हमले के नतीजे में शहीद होते हैं। अंदरूनी ज़राए ये फरमा रहे हैं कि बहुत आला सतह पर आयतुल्लाह ख़amenei के साथ धोखा हुआ है कि उनके इंतहाई महफूज शेल्टर में वो थे, जिसको बाहर लाया गया। अब ईरानी इंटेलिजेंस इस बात का तयन कर रहा है, अगरचे ईरान एट वॉर है, जंगी हालत में है, लेकिन इस बात का भी वो तयन कर रहे हैं कि किस तरह आयतुल्लाह ख़amenei और किन लोगों ने उसको बाहर लाया अपनी महफूज तरीन शेल्टर से, जिसके नतीजे में उसकी शहादत हो गई। नाज़रीन, इसके बाद जो यानी आज की जो डेवलपमेंट है, मैं सीधा इस पॉइंट पर आता हूँ। लीडरशिप काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिसका मतलब है कि कि आयतुल्लाह ख़amenei के गैर मौजूदगी में यानी उसकी शहादत के बाद जो हिला पैदा हो चुकी है, इस हिला के पेश नज़र ईरान की नज़्म व नस्क़ या कार हुकूमत किस तरह चलाए या जंगी उमूर किस तरह चलाए, इसके लिए लीडरशिप काउंसिल की तश्कील दी गई है, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। सबसे पहले उसमें ईरान का जो चीफ जस्टिस है, ये मेंबर शामिल है और प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान भी इस काउंसिल के मेंबर हैं। और इसके अलावा अहम तरीन मेंबर जो है आराफ़ी साहब हैं, यानी अहमद रज़ा आराफ़ी, जिसको समझा जा रहा है कि ये मुस्तक़बिल में आयतुल्लाह ख़amenei के जानशीन होंगे। जानशीनी के लिए जो प्रोसेस है यानी नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का जो तरीक़ाकार होता है उनकी अपॉइंटमेंट का, वो कुछ यूँ है कि भई असम्बली ऑफ एक्सपर्ट यानी एक ऐसी असम्बली तश्कील दी जाती है, यानी ऐसी कमेटी या असम्बली ऑफ एक्सपर्ट जिसको मजलिस ख़बरगान रहबरी कहते हैं, जिसमें 88 अफराद शामिल होते हैं और वो भी इंतहाई स्क्रूटनी के बाद इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके लिए एक अलग कमेटी कायम की जाती है कि किस तरह 88 लोगों की इंतखाब कर सकें, ताकि वो आगे मुस्तक़बिल में सुप्रीम लीडर की इंतखाब कर सकें। यानी
अभी तक सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं हो चुका है, लेकिन उसके लिए जो सामान दरकार होता है, जो तरीक़ाकार दरकार होता है, उसमें ईरानी क़यादत कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं ज़िक्र करता चलूँ कि आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के बाद जो ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो जंग जारी है, इसमें मुस्तक़बिल का नक्शा किस तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन जो है अमेरिका के साथ, वो है बूट ऑन द ग्राउंड, यानी अमेरिकी फोर्सेस ग्राउंड में आकर कार्रवाई करें और तेहरान समेत पूरे ईरान को अपने कब्ज़े में ले लें। ये तो बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। अगर ईरानी क़यादत ने, यानी जो उनकी पासदारान इंक़िलाब है, उनको अगर महसूस हुआ कि उसकी हुकूमत या रजीम गिर रही है, तो डेफ़िनेटली गुरिल्ला वारफेयर रिज़ॉर्ट करेंगे, यानी गुरिल्ला वारफेयर की तरफ वो जाएंगे, जिस तरह अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान इस जंग की तरफ गए थे 2001 में। इस तरह ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि अमेरिका अगर यानी सीधा ईरान पर हमला कर देता है और ईरान के अंदर आता है, तो उसको किस तरह काउंटर करेंगे। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की एक स्ट्रेटजी तश्कील दी है। इसके बाद अगर अमेरिका बूट ऑन द ग्राउंड, यानी अमेरिका बराह रास्त ईरान में हमला नहीं कर रहा, तो अल्टरनेटिव हुकूमत उसको कायम करनी होगी। अगर वो रजीम से छुटकारा पाना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका, तो उसके लिए कोई मुतबादिल निज़ाम लाना होगा। जिस तरह प्रिंस पहलवी, जो कि बाहर बैठा हुआ है और बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं और वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं, शायद उसको सामने लाया जाए। लेकिन अगर अमेरिका सीधा तेहरान में आते हैं, अमेरिकन फोर्सेस सीधा तेहरान में आते हैं और साथ में एक अल्टरनेटिव हुकूमत भी कायम कर लेते हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल होगा, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ईरानी जियोग्राफी आपको पता होगा, जिस तरह पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं, इस तरह ईरान में भी बड़ी बड़ी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिसमें गुरिल्ला वारफेयर बहुत आसानी से लड़ी जा सकती है। और जो गुरिल्ला होंगे, जो पासदारान इंक़िलाब के जो मुस्तक़बिल में गुरिल्ला हमें नज़र आ रहे हैं, जो गुरिल्ला वारफेयर के माहिर होंगे, उसके साथ जदीद हथियार होंगे, ड्रोन्स होंगे और टेक्नोलॉजी होगी, और साथ में सुपर पावर्स की हिमायत भी हासिल होगी, मतलब चीन और रूस की हिमायत भी इस मिलिशिया को हासिल होगी। तो ये सूरत हाल बहुत मुश्किल होगी अमेरिका, इज़राइल और उसकी मुतबादिल हुकूमतों के लिए। अब इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले जारी हैं और उसके रिटेलिएशन में, यानी इसके जवाब में, अमेरिकी बेसिस पर ईरान अपने मिसाइल बरसा रहे हैं, और साथ में इसराइली शहर, यानी मुख्तलिफ जो सिटीज़ है इसराइल के, तल अवीव और दीगर सिटीज़, वो भी ईरानी मिसाइलों की ज़िद में हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मिडल ईस्ट में ईरानी अहदाफ क्या है। ईरानी अहदाफ में सबसे पहले जो मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसिस हैं, तकरीबन 19 बेसिस हैं उन मिडल ईस्ट में, जिसमें से 8 बेसिस परमानेंट है, और इन बेसिस में कोई 500 या 600 के करीब हवाई जहाज़ या जंगी जहाज़ मौजूद हैं, और इन्हीं बेसिस में कोई 45,000 अमेरिकन ट्रूप्स और इत्तेहादी ट्रूप्स जो है वो भी तैनात हैं। यानी ईरान ने इराक़ और साथ में बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और साथ में सऊदी अरब में जो प्रिंस सुल्तान एयरफील्ड है, उस पर मिसाइल बरसाए हैं, जिस तरह फुटेज में आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ में ईरानी मिसाइल इजराइल में भी लैंड कर रहे हैं। लेकिन जॉर्डन जो है, जॉर्डन उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में जितने भी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ भी यानी इंटरसेप्शन का जो निज़ाम है, मिसाइल को नाकारा, हवा में नाकारा बनाने का जो निज़ाम है, वो इन्हीं बेसेस में भी है, लेकिन कुछ ना कुछ मिसाइल इन्हीं बेसिस पर गिर रहा है। जंग अभी तक जारी है, दोनों तरफ से बहुत हेवी लॉसेस के इतलात सामने आ रहे हैं। नाजरीन, अगले व्लॉग तक एजाज़ यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।